आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक क्लियर किया है, चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा, चैप्टर सेकंड यूनिट फर्स्ट का नर व मादा युग्मोद्भिद, इसकी संरचना कैसी होगी, परिवर्धन कैसे होता है। क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं पहले की वीडियो में। हम लोगों ने पहले की वीडियो में क्या क्लियर किया है, पुंकेसर क्या होता है, लघु बीजाणुपण, दोनों एक ही चीजें हैं, क्या संरचना होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी, ठीक है। उसके बाद बीजाणुधानी क्या होती है, बीजाणुधानी के अंदर परागकण या लघु बीजाणु किस प्रकार से बनते हैं, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, पराग कोश स्फुटित कैसे होते हैं, और जो लघु बीजाणु बन रहे हैं वो किन किन संरचनाओं के रूप में हो सकते हैं, उनका चतुष्क जो होता है वो किन संरचनाओं के रूप में हो सकता है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था नर युग्मोद्भिद हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहला वाला टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मादा युग्मोद्भिद के बारे में क्लियर करेंगे। तो नर युग्मोद्भिद के अंदर हमें परागकण पढ़ना था, लेकिन परागकण कहाँ पाया जाता है, ठीक है, उन सभी संरचनाओं को क्लियर करना जरूरी था। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने वो सारी चीजें क्लियर कर ली। आज हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि परागकण। इस वीडियो के अंदर हम लोग परागकण की संरचना किस प्रकार से होगी, ठीक है, उसका परिवर्धन या विकास किस प्रकार से होता है, ये चीज हम लोग क्लियर करेंगे। सेकंड टॉपिक आएगा हमारा नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये टॉपिक भी हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परागकण की संरचना एवं परिवर्धन विकास। अब इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। बैक कैसे, कि हम लोगों ने जो पराग कोश की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, क्लियर। तो वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि इस संरचना के अंदर ये संरचनाएं क्या होती हैं, ये जो चैम्बर होते हैं ये क्या कहलाते हैं, 4 चैम्बर, लघु बीजाणु धानियां, ठीक है। इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं जो परागकण में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो कोशिकाओं का समूह होता है, सबसे पहले वो कौन सा होता है, बीजाणुजन कोशिकाएं, बीजाणुजन सेल्स, प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स, क्लियर। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या काम करती हैं, समसूत्री विभाजन करती हैं, समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, पराग मात्र कोशिकाएं, ठीक है। पराग मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, क्लियर। और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। अब यहां पर तो ये सब 2n सेल्स हैं, लेकिन लघु बीजाणु क्या है, एन होते हैं, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है। और ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, कन्वर्ट होकर या मैच्योर होकर, परिपक्व होकर किस रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, परागकण के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ये पूरी प्रोसेस इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं 2n अवस्था वाली होंगी जो समसूत्री विभाजन करती हैं, और समसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, पराग मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाती हैं, लघु बीजाणु बनाती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो एकल कोशिकाएं होंगी, एक कोशिका विभाजन करेगी, कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, 2 कोशिकाएं, क्लियर, क्योंकि ये समसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रत्येक कोशिका होगी ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, और हम लोगों ने क्लियर किया था पहले कि अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल बनती हैं। आ रही बात समझ में। और चारों सेल जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, एन अवस्था वाली होती हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या क्लियर किया है कि चतुष्क हम लोगों ने 5 अवस्थाएं पढ़ी हैं कि जो लघु बीजाणु बनते हैं वो 5 अवस्थाओं के रूप में हो सकते हैं। तो ये जो लघु बीजाणु बने हैं, ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में रहते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों ने अवस्थाएं पढ़ी थी, इस तरह की अवस्था, ठीक है, या इस तरह की अवस्था, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये सारे के सारे क्या है, लघु बीजाणु हैं जो आपस में चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और ये किस संरचना द्वारा चिपकते हैं, केलोज नामक जो पदार्थ होता है उसके द्वारा ये लघु बीजाणु आपस में चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं।
आगे बात समझ में। और जब उस केलोज का केलेज एंजाइम द्वारा विघटन होता है तो ये जो लघु बीजाणु होंगे ये पृथक हो जाते हैं, उसके बाद मेच्योर होकर के परागकण बनाते हैं। क्लियर, यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। अब बात करेंगे कि ये जो लघु बीजाणु से परागकण बन रहे हैं ना, ये परागकण किस संरचना वाले होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे आज कि परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, एक प्रारूपिक परागकण को हम लोग देखें, पहले हम लोग डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। एक परिपक्व परागकण जो होगा उस पर दो लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बाहरी लेयर या जिसे हम बाहरी परत कह सकते हैं या बाह्य चोल हम लोग कहते हैं। ठीक है, और सेकंड जो परत होती है अंदर की ओर, इंटरनल जो परत होगी, इस इंटरनल परत को हम नाम देते हैं आंतरिक परत या अंतःचोल। ठीक है, हम एक परिपक्व या प्रारूपिक परागकोश पढ़ रहे हैं। क्लियर, जो लघु बीजाणुओं से कन्वर्ट होकर के परिपक्व होकर के बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परागकण की संरचना समझाइए तो हमें यहां पर लिखना है कैसे कि एक परिपक्व प्रारूपिक परागकोश एक गोलाकार होगा। ठीक है, एक केंद्र की अवस्था वाला होता है, अगुणित होता है। इसकी संरचना कौन सी होगी, गोलाकार, अगुणित, दोहरी भित्ति युक्त, और एक केंद्र की अवस्था। क्लियर, गोलाकार संरचना होती है जिसमें बाहर की ओर होती है बाहरी परत जिसे हम बाह्य चोल भी कहते हैं। उसके बाद इंटरनल जो लेयर होगी वो आंतरिक परत या अंतःचोल भी कहलाती है। इस परागकोश का अंदर का जो जीवद्रव्य होता है काफी सघन होता है। क्लियर, और इसके मध्य में एक केंद्रक पाया जाता है जो कि एन अवस्था वाला होगा। एन अवस्था वाला क्यों होगा, क्योंकि लघु बीजाणु जब बनते हैं पराग मात्र कोशिकाओं से तो वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जैसे ही बनेंगे 2n की जगह अवस्था कौन सी रह जाएगी, एन अवस्था रह जाती है। तो जो बनने वाले लघु बीजाणु होंगे वो अगुणित होंगे और उन्हीं से मेच्योर क्या बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं। तो परागकण क्या है, गोलाकार संरचना है, अगुणित अवस्था वाले होते हैं, एन अवस्था केंद्रक होती है, इनमें दोहरी भित्ति पाई जाती है और एक केंद्र की अवस्था होती है। आगे बात समझ में, केंद्रक एक ही पाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इनमें जो बाहरी परत या बाह्य चोल होती है किससे बनी होगी, इंटरनल लेयर किससे बनी होती है। तो इनकी जो बाह्य चोल होती है इसका निर्माण होता है स्पोरोपोलिनिन द्वारा, स्पोरोपोलिनिन द्वारा। और आंतरिक लेयर जो होती है उसका निर्माण होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन द्वारा। ठीक है, बाहरी लेयर स्पोरोपोलिन द्वारा बनी होती है। अच्छा, आपको एक बात ध्यान होगा कि इससे पहले की जो हम लोगों ने वीडियो पढ़ी थी कि लघु बीजाणुधानी जो होती है उसके परागकोश की जो भित्तियां होती हैं उन भित्तियों में सबसे आंतरिक भित्ति टेपिटम या पोषुतक की बनी होती है और वो क्या स्त्रावित करती है, वो स्पोरोपोलिन स्त्रावित करती है जो कहां पर चढ़ जाता है, परागकोश की बाहरी लेयर पर चढ़ जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्पोरोपोलिन परागकण की बाहरी लेयर बनाने का काम करता है और इंटरनल लेयर किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज या पेक्टिन की बनी होती है। बाहरी परत काफी मोटी होती है और आंतरिक परत काफी मुलायम या लचीली होती है। एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो बाहरी परत होती है वो पूरे परागकोश पर कवर्ड होगी, लेकिन 1, 2 या 3 इसमें छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये छिद्र है, बाकी तो रेगुलर होती है लेकिन कहीं कहीं पर इनमें छिद्र पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम लोग नाम देते हैं जनन छिद्र।
क्या नाम देते हैं? जनन छिद्र। अच्छा, ये जनन छिद्र क्या काम करने वाले हैं? जैसे ये जनन छिद्र होंगे, ये जनन छिद्र क्या काम करते हैं कि जब परागकण अंकुरित होता है, वर्तिकाग्र पर गिरेगा और वर्तिकाग्र पर जब जर्मिनेट होता है तो आंतरिक जो परत होती है ये एक नलिका बनाकर बाहर निकलती है, और ये कहां से बाहर निकलेगी? इस जनन छिद्रों द्वारा बाहर निकलती है, इन पोर के द्वारा बाहर निकलती है। आगे बात समझ में। और बाकी तो पूरे आवरण पर क्या होता है? स्पोरोपोलिन का बाह्य आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वर्क के बारे में, इनके क्या काम होते हैं। स्पोरोपोलिन कहां से स्रावित हो रहा है? टेपिटम या पोषक लेयर से स्रावित हो रहा है। अच्छा, एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जो परागकण होते हैं इनके बाहर की ओर एक ऑयली लेयर भी पाई जाती है। ये ऑयल लेयर क्या काम कर रही है? ऑयल की परत क्या काम करती है कि इनके कोई मेन वर्क तो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में ये कहा जाता है कि पहली काम, जैसे कि पर परागण होता है, कीटों द्वारा पर परागण होगा, तो जब कीट फ्लावर पर आते हैं तो ये परागकण इन ऑयली नेचर के कारण उन कीटों की स्किन पर चिपक जाते हैं और पर परागण करने में हेल्प करते हैं। दूसरी बात, इनके द्वारा कीटों को आकर्षित किया जाता है। क्लियर? और तीसरी बात, ये पराबैंगनी किरणों से इस परागकण की रक्षा करती हैं। आगे बात समझ में। सबसे बाहरी बाह्य चोल है, उसके बाद अंतःचोल आती है। बाह्य चोल का निर्माण होता है स्पोरोपोलिन द्वारा। स्पोरोपोलिन कहां से स्रावित हो रहा है? ये टेपिटम या पोषक से स्रावित होता है, और आंतरिक लेयर होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई। ठीक है, और स्पोरोपोलिन के बाहर कई सारे पादपों में इन पर एक ऑयली परत भी पाई जाती है, जिसका स्त्रवण भी कहां से होगा? टेपिटम से ही होता है। इनका कार्य क्या है? कीटों को आकर्षित करना, सेकंड उनकी बॉडी पर चिपकने में हेल्प करना, तीसरा पराबैंगनी किरणों से इनकी रक्षा करना। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, ये जो परागकण होता है कई बार क्या होगा कि इनमें जो ये जनन छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पे खुरदरी अवस्था होती है, इनमें कई बार क्या होता है कि पोषक जो होती है, टेपिटम लेयर जो होती है, उससे स्रावित एक विशेष प्रकार का प्रोटीन इन पर जम जाता है। क्लियर? वो प्रोटीन क्या काम करने का काम करेगा कि जब ये नमी के संपर्क में आते हैं परागकण, तो वो जो प्रोटीन होता है वो कई जीवों में, मनुष्यों में एलर्जी का कारण बनता है। ठीक है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, और कई लोगों को परागकण की वजह से एलर्जी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वो एलर्जी किसकी वजह से हो रही है? परागकण की बाहरी लेयर पर उपस्थित प्रोटीन के कारण, जो किससे स्रावित होता है? पोषक या टेपिटम लेयर से स्रावित होता है। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो हम लोगों ने यहां पर इस टॉपिक में क्या क्लियर किया? परागकण की संरचना अगर आपसे पूछ ली जाए तो हमें ये वाली संरचना क्लियर करनी है। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, कैसी संरचना है, तो ये परागकण की डायग्राम आपको वहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? इसका कोशिका द्रव्य सघन होता है। मैं एक बार वो वापस से रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को कि परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है, उसके बारे में बात करेंगे, परिवर्धन और विकास के बारे में। क्लियर? एक प्रारूपिक परागकण, अब परागकण कैसे बन रहा है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। लघु बीजाणु जनन प्रोसेस से बन रहा है। सबसे पहले लघु बीजाणु धानी के अंदर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। क्लियर? और समसूत्री विभाजन द्वारा पराग मात्र कोशिकाएं बनाती हैं। पराग मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगे? लघु बीजाणु बनाती हैं, और लघु बीजाणु मेच्योर होकर, परिपक्व होकर क्या बनाते हैं? परागकण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब लघु बीजाणु जब बनते हैं तो वो चार की संरचना में जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं, और आपस में किस संरचना से जुड़ रहे हैं? वो केलोज नामक पदार्थ द्वारा जुड़ रहे हैं। ठीक है, जो जब वो मेच्योर होते हैं तो वो केलोज जो होगा वो केलेज एंजाइम की वजह से अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होने के बाद ये लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं अंदर की तरफ, लघु बीजाणु धानी में ही। ठीक है, और ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। अब परागकण की संरचना क्या है कि एक प्रारूपिक परागकण गोलाकार, अगुणित, दोहरी भित्तियुक्त और एक केंद्र की अवस्था वाला होता है। ठीक है, इसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, दो परत पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत बाह्य चोल कहलाएगी, और सबसे आंतरिक परत अंतःचोल कहलाती है। ठीक है, बाहरी परत का निर्माण होता है स्पोरोपोलिन द्वारा, और आंतरिक परत का निर्माण होगा किससे? सेल्यूलोज और पेक्टिन द्वारा। क्लियर? स्पोरोपोलिन जो होगा वो कहां से स्रावित होता है? वो पोषक या टेपिटम लेयर द्वारा स्रावित होता है, और सेल्यूलोज और पेक्टिन इंटरनल लेयर में पाए जाते हैं। क्लियर? स्पोरोपोलिन द्वारा क्या हो रहा है कि
ये एक हार्ड लेयर होती है जो इसको विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक पहलू होंगे, जैसे मान लीजिए कि वातावरण में परिवर्तन आ गया, या एसिडिटी ज़्यादा हो गई, अम्लता ज़्यादा हो गई, क्षारता ज़्यादा हो गई, तो इन चीज़ों से इसको रेसिस्टेंट बनाता है या प्रतिरोधी बनाता है। ठीक है, बाहरी लेयर में बहुत सारी जगहों पर स्पोरोपोनिन अनुपस्थित होता है और एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जनन छिद्र नाम देते हैं। क्लियर? अब ये संरचना क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग अगले पैराग्राफ में क्या चीज क्लियर करेंगे कि बाहरी परत पर एक ऑयली लेयर भी पाई जाती है, जो क्या काम कर, जो कहां से स्रावित होती है, टेपिटम या पोषक से स्रावित होगी। और इसका कार्य क्या होता है, 3 काम होंगे, कीटों को आकर्षित करना, दूसरा कीटों की बॉडी पर चिपकना ताकि परपरागण में हेल्प हो सके, और तीसरा पराबैंगनी किरणों से इस परागकण की सुरक्षा करना। क्लियर? अगली बात हम बात करें तो कई बार क्या होगा कि परागकण के बाहरी सतह पर टेपिटम से स्रावित प्रोटीन जमा हो जाता है। अब वो प्रोटीन क्या काम करने का काम करेगा कि उस प्रोटीन के द्वारा जब वो नमी के संपर्क में आएंगे, परागकण नमी वाली अवस्था होती है, तो वो प्रोटीन अपघटित हो जाता है, और अपघटित होने के बाद क्या करता है कि जीवों में एलर्जी का कारण पैदा करता है, एलर्जी पैदा करेगा, तो हानिकारक तथ्य होता है ये। क्लियर? तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, परागकण की संरचना किस प्रकार से होगी। क्लियर? अब बात करते हैं इसका परिवर्धन या विकास किस प्रकार से होता है, ये बनता कैसे है। ठीक है, इसके अंदर कितनी कोशिकीय अवस्था होती है। अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि इसके अंदर एक केंद्र की अवस्था पाई जाती है, लेकिन ये एक केंद्र की अवस्था विभाजन करती है, फिर 2 कोशिकीय अवस्था बनाएगी। हमें एटलीस्ट नर युग्मकों के बनने तक जाना है। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक ही क्या होगा, निषेचन में भाग लेते हैं। आगे बात समझ में। तो सेकंड बात करते हैं हम परिवर्धन या विकास के बारे में। अब परिवर्धन या विकास कैसे होता है, ठीक है, अब इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। परिवर्धन या विकास कैसे होता है कि जब परागकण मैच्योर हो जाते हैं, देखिए यहां पे 2 अवस्था में बात करनी है कि बहुत सारे पादपों में क्या होता है कि ये जो केंद्रक होगा, एक केंद्र की अवस्था जो होती है, अब ये परिवर्धन कैसे करता है, आगे डेवलप कैसे होता है कि प्रारूपिक परागकोश में एक केंद्र की अवस्था पाई जाती है, लेकिन ये केंद्र क्या काम करेगा, समसूत्री विभाजन करता है और 2 कोशिकीय की अवस्था बनाता है। ठीक है, ये जो केंद्र होगा, परागकण की परिवर्धन अवस्था या विकास अवस्था में क्या होगा कि परागकण में उपस्थित केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 2 केंद्रक बना लेता है। अब इसके अंदर जीवद्रव्य होगा। अच्छा, एक केंद्रक क्या होगा, बड़े आकार का होगा, और एक केंद्रक छोटे आकार का होगा। बड़े आकार का जो केंद्रक होता है, इसके आसपास कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, और जो छोटे आकार का केंद्रक होगा, इसके आसपास जीवद्रव्य कम मात्रा में जमा हो जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से यहां पर 2 कोशिकीय अवस्था में नजर आ रही है। इस केंद्रक के साथ जो जीवद्रव्य ज्यादा मात्रा में है, ये एक कोशिका हो गई, और सेकंड नीचे की तरफ जो छोटा केंद्रक है, इसके साथ जो जीवद्रव्य है वो कम मात्रा में है, तो ये छोटी कोशिका हो गई। ठीक है, तो ये होती है बड़ी कोशिका, बड़ी सेल, और ये होती है छोटी कोशिका। ठीक है, बड़ी कोशिका को कहा जाता है कायिक कोशिका, कायिक सेल, और छोटी कोशिका को कहा जाता है जनन कोशिका या जननिक कोशिका या जनन सेल। तो परागकण के परिवर्धन विकास में क्या होता है कि एक प्रारूपिक परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रकों का निर्माण करेगा। इन केंद्रकों में से एक केंद्रक बड़े आकार का होता है और एक केंद्रक छोटे आकार का होगा। बड़ा आकार का जो केंद्रक होगा, इसके आसपास जो जीवद्रव्य होता है वो ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में जमा होने के बाद एक बड़े आकार की संरचना में नजर आती है, तो हम उसको बड़ी कोशिका नाम देते हैं। और जो छोटे आकार का केंद्रक होगा, उसके आसपास कम मात्रा में जीवद्रव्य जमा हो जाएगा, जिसे हम लोग छोटी कोशिका नाम देते हैं, जो जननिक कोशिका कहलाती है। आगे बात समझ में। अब बड़ी कोशिका या कायिक कोशिका क्या होती है, 2 कोशिकाएं हैं। पहला है कायिक कोशिका, ठीक है,
कायिक कोशिका की विशेषता क्या होती है? कायिक कोशिका में प्रोटीन और आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन डीएनए की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जननी कोशिका जो होगी ना, वो ही आगे नर युग्मक बनाने का काम करेगी, यानी कि जो नर युग्मक बनते हैं, कोशिकाएं बनती हैं, वो बनाने का काम करेंगी, तो डीएनए की मात्रा वहां ज्यादा होना जरूरी है। तो कायिक कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होगी, केंद्रक स्पष्ट होता है, लेकिन इसके जीव द्रव्य में प्रोटीन और आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और डीएनए की मात्रा कम पाई जाती है। जबकि इसके विपरीत जो छोटी कोशिका होगी, इसमें प्रोटीन और आरएनए कम होते हैं और डीएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बात समझ में आ गई? परागकण की संरचना हो गई। परागकण का परिवर्धन विकास किस प्रकार से होगा? तो परिवर्धन या विकास की अवस्था के दौरान एक प्रारूपिक परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाता है, दो केंद्रक बनाता है। एक केंद्रक बड़े आकार का होगा, दूसरा केंद्रक छोटे आकार का होता है। बड़ा केंद्रक अपने आसपास ज्यादा जीव द्रव्य को इकट्ठा करके रखता है, तो वो बड़ी कोशिका के समरूप में नजर आता है, और जो छोटा केंद्रक होगा उसके आसपास कम मात्रा में जीव द्रव्य जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कोशिकाएं क्लियर हो गई। पहली कोशिका क्या होती है? बड़ी कोशिका, और दूसरी कोशिका होती है छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? कायिक कोशिका कहलाएगी, और छोटी कोशिका क्या कहलाएगी? जननी कोशिका या जनन कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका की विशेषता क्या होगी? कि ये बड़े आकार की होती है, दूसरा इसमें जीव द्रव्य सघन होता है, और इनके अंदर प्रोटीन आरएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, डीएनए की मात्रा कम होती है। किसकी तुलना में? जननी कोशिका की तुलना में। क्लियर? दूसरी बात, दूसरी कोशिका की हम बात करें, छोटी कोशिका जो होती है, जिसे हम जननी कोशिका नाम देते हैं, इस कोशिका में केंद्रक छोटे आकार का होगा। ये छोटे आकार की संरचना में कोशिका होती है, और इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए की मात्रा कम होती है और डीएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। परागकण की संरचना पूछ ले तो हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है, इसका परिवर्धन या विकास किस प्रकार से होगा, तो हमें वो चीज क्लियर करनी है। लेकिन कहां से? लघु बीजाणु जनन से हमें बताना पड़ेगा कि लघु बीजाणु जनन में क्या हो रहा है। चतुष्क बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं, फिर वो लघु बीजाणु जब केलोज का गठन होता है केलेज द्वारा, तो परागकण मुक्त हो जाते हैं वहीं पर अंदर की तरफ, उनका डेवलपमेंट होता है, उनमें परिपक्वता आती है। तो परिपक्वता कैसे आएगी? केंद्र का विभाजन होगा, अंदर दो कोशिकाएं बनेंगी, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो होती है बड़े आकार की होगी, जनन कोशिका छोटे आकार की होती है। यहां तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। कौन सा? परागकण की संरचना, परिवर्धन या विकास के बारे में। क्लियर? अब जो सेकंड टॉपिक हमारा रह रहा है कि नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्लियर? तो ये दोनों डायग्राम हमें बनाने हैं। ये तो है एक प्रारूपिक परागकण, ठीक है, उसके बाद ये विभाजनशील अवस्था में हो जाएगा। अब तीसरा जो हम लोग डायग्राम बनाने वाले हैं परागकण का, वो क्या होता है? अंकुरण अवस्था वाला होगा, क्योंकि उसी में हम लोग डायग्राम में क्लियर देख पाएंगे कि नर युग्मक बनते कैसे हैं। क्लियर? तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, परागकण की संरचना, परिवर्धन और विकास। ठीक है, सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नर युग्मक या नर युग्मकों का निर्माण। देखिए, नर युग्मकों का निर्माण कैसे होगा कि ये जो परागकण होते हैं, जैसे मान लीजिए कि परागकोश के अंदर परागकण इस अवस्था के अंदर तक तैयार हो जाते हैं ना। जो परागकोश होगा, इस परागकोश के अंदर हम लोगों ने इंटरनल बनाया था, इसके अंदर जो परागकण होते हैं, जब ये परागकोश फटता है तो ये परागकण बाहर की तरफ जब मुक्त होंगे तो ये दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाएंगी? एक कायिक कोशिका होगी और एक जननी कोशिका होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, स्फुटन के बाद जब वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उस अवस्था के दौरान क्या होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पुष्पासन हो गया, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। क्लियर? अब यहां पर हम लोग बना रहे हैं परागकोश। अब जैसे ही ये परागकोश फटे, क्लियर,
यहाँ से जैसे इनका स्फुटन होता है, इनके अंदर जो परिपक्व परागकण है इस अवस्था वाले, ये जैसे ही कहाँ गिरेंगे, ये वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस मंचनुमा भाग पर गिरते हैं, और गिरने के बाद इनका अंकुरण होता है। अंकुरण कैसे होगा, मैंने बताया था कि बाहरी परत तो अपनी जगह होती है, लेकिन कई कई जगहों पर इनमें क्या होता है, जनन छिद्र पाए जाते हैं, आगमन मार्ग होता है, और इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा जो इंटरनल परत होती है, आंतरिक परत अंतःजोल जो होती है, वो अंकुरण के रूप में बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई परागकण गिरा, तो आंतरिक परत जो होती है एक नलिका रूपी संरचना बनाती हुई अंकुरित होती है। ठीक है, तो ये वाला परागकण के स्ट्रक्चर हम लोग क्लियर करने वाले हैं, उसी में हम लोग सेकंड टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। ये परागकण हैं जिनमें बाहर की तरफ बाह्य चोल हो जाएगी और अंदर की तरफ अंतःचोल हो जाती है। अब डिफरेंस क्या आएगा, अच्छा यहां पर भी यही अवस्था है, इसमें जहां पर छिद्र होते हैं जनन छिद्र, जैसे मान लीजिए हम एक जनन छिद्र को लेकर के यहां पर क्लियर करेंगे इस टॉपिक को, कि जैसे ही नरयुग्मकों का निर्माण कैसे होगा, कायिक कोशिका नरयुग्मकों के निर्माण में कोई भागीदारी नहीं निभाएगी। नरयुग्मक किससे बनेंगे, छोटी कोशिका यानी कि जननी कोशिका से। क्यों, क्योंकि डीएनए की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, और हम लोग जानते हैं कि नई पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए डीएनए की मात्रा जरूरी होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो आंतरिक परत होती है, जब ये जर्मिनेट होती है, अंकुरित होती है, तो क्या स्थिति होगी, नरयुग्मक कैसे बन रहे हैं, कायिक कोशिका कोई योगदान नहीं देती है, छोटी कोशिका जननी कोशिका क्या काम करेगी कि समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाती है, पुनः दो केंद्रकों में डिवाइड हो जाती है, दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर स्थिति हम देखें तो क्या नजर आएगा हमें, ये बड़ी कोशिका अपनी जगह है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन जो दूसरी कोशिका होगी जो हम लोगों ने बनाई थी जननी कोशिका, ये कोशिका क्या काम करेगी, विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन करेगी, और समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रकों का निर्माण कर देती हैं। क्लियर, और दो केंद्रकों का जैसे ही निर्माण होगा, इनके मध्य में एक भित्ति बन जाती है, जिससे दो कोशिकाएं हमें क्लियरली नजर आ रही हैं। यहाँ पे पहली कोशिका ये वाली कोशिका और सेकंड ये वाली कोशिका, और ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, नरयुग्मक कहलाती हैं। और जब ये अंकुरित होते हैं वर्तिकाग्र पर, तो ये कायिक कोशिका आगे की तरफ चलती है और पीछे की तरफ ये दोनों नरयुग्मक चलते हैं, यानी कि कायिक कोशिका तो आगे आ जाएगी और दोनों नरयुग्मक इसके पीछे की ओर चलेंगे। इससे अब कायिक कोशिका क्या काम करती है कि जैसे ही वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में आएगी, वर्तिका से अंडाशय के अंदर होती हुई बीजाणु में जब प्रवेश करती है, तो वहां पर ये कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है, और पीछे की तरफ जो नरयुग्मक आ रहे हैं, जो किससे बने हैं, जननी कोशिका से बने हैं, ये दोनों नरयुग्मक एक अंड कोशिका से संलयन करेगा तो भ्रूण बना लेगा, और दूसरा ध्रुवीय कोशिकाओं से मिलेगा जिससे भ्रूण पोष बन जाता है। क्लियर, ये जैसे निषेचन संपन्न हुआ, उसके बाद बीजांड से बीज बन जाता है, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाएगा, और पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो हमें इस टॉपिक को हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे कि निषेचन किस प्रकार से होगा। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है, परिवर्धन विकास किस प्रकार से होता है, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नरयुग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो किस प्रकार से होगा कि दो कोशिकी अवस्था में जब परागकण होता है, तो इसमें छोटी कोशिका या जननी कोशिका समसूत्र विभाजन करके दो केंद्रकों का या दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, और ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, नरयुग्मक कहलाती हैं। क्लियर, और ये नरयुग्मक की क्या करते हैं, निषेचन में हेल्प करने का काम करेंगे। तो टॉपिक क्लियर हो गया आपके आज के। परागकण क्या है, संरचना, परिवर्धन विकास किस प्रकार से होता है, इसको हम एक रैंडमली देख लेते हैं थोड़ा स्पीड में, एक बार रिवाइज हो जाएगा इन चीजों का। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं नर और मादा युग्मोद्भिद संरचना और परिवर्धन। नर युग्मोद्भिद क्या होगा, इसकी परिवर्धन संरचना किस प्रकार से होती है। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्लियर किया है कि नर युग्मोद्भिद यानी कि
हम पूरे के पूरे परागकोश, योजी, पूतंतु इनके बारे में क्लियर कर रहे थे। तो परागकोश क्या होता है, लघु बीजाणुपर्ण, दोनों एक ही संरचना क्लियर कर चुके हैं हम लोग। पूतंतु के बारे में पढ़ चुके हैं, योजी के बारे में क्लियरली पढ़ चुके हैं। परागकोश को इंटरनली काट के हम लोग इंटरनल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। 2 लेयर्स पाई जा रही हैं, लघु बीजाणुधानियां होती हैं, 2 पालियां होती है, 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा है कि लघु बीजाणु जनन किस प्रकार से होगा, बाहर की तरफ जो भित्तियां बन रही है परागकोश की भित्तियां, वो किस प्रकार से बनती हैं, लघु बीजाणु जो बन रहे हैं वो परागकण में किस प्रकार से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि परागकण की संरचना के प्रवर्धन किस प्रकार से होगा। तो जो लघु बीजाणु का जो चतुष्क होता है वो जब मुक्त हो जाएगा, मुक्त होने के बाद मेच्योर होता है या परिपक्व होता है, और परिपक्व अवस्था में क्या होगा कि ये अवस्था तैयार होती है। इसमें क्या हो रहा है कि एक परागकण या इसकी संरचना किस प्रकार से होगी, तो एक गोलाकार संरचना वाला होगा, एक केंद्र की अवस्था होती है, अगुणित अवस्था वाला होता है। इसमें क्या होता है, 2 लेयर्स पाई जाती हैं, बाहरी लेयर बाह्य चोल कहलाएगी, आंतरिक लेयर आंतरिक चोल कहलाती है। बाह्य चोल जो होगी इस पर स्पोरोपोलिन का आवरण होगा जो टेपिटम या पोषक स्त्रावित होता है। आंतरिक लेयर होती है इसकी पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई। आंतरिक रूप से इसमें सघन जीवद्रव्य पाया जाता है और एक केंद्रक होता है। क्लियर, ये केंद्रक एन होगा, अगुणित होगा। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण, ये परागकण किससे बने हैं, लघु बीजाणु के रूपांतरण से बने हैं, और लघु बीजाणु का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्लियर। अब इसकी जो बाहरी लेयर होगी इसमें छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम जनन छिद्र नाम दे रहे हैं। ये जनन छिद्र क्या काम करेंगे, परागकण जब अंकुरित होगा वर्तिकाग्र पर तब इसमें से नलिका बाहर निकलती है। इसमें हम लोगों ने इसको क्लियर किया हुआ है। ठीक है, बाहरी परत बाह्य चोल हो गई। इसके अलावा परागकणों के ऊपर एक ऑयली परत भी पाई जाती है। ये ऑयली परत कहाँ से स्रावित होगी, टेपिटम से स्रावित होगी, और इसका कार्य क्या होता है, कीटों को आकर्षित करेगा, दूसरा उनकी बॉडी पर चिपकने का काम करेगा, और तीसरा पैराबैंगनी रेस से उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। अगली बात करें तो कई परागकणों के बाहरी सतह पर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है जो नमी के संपर्क में आने के बाद विषैली प्रकृति धारण कर लेगा और जीवों में, मनुष्यों में एलर्जी का कारण बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके परागकण की संरचना कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं इसका डेवलप कैसे होता है, आगे परिवर्धन कैसे होता है। तो इसके अंदर जो एन कोशिका पाई जाती है ये समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन करने के बाद 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक कोशिका बड़े आकार की होगी, दूसरी छोटे आकार की होती है। बड़ी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा स्पष्ट रूप से, और वहां पर ज्यादा जीवद्रव्य इकट्ठा हो रहा है इसलिए हमको बड़ी कोशिका क्लियर हो रही है, और नीचे की तरफ कम जीवद्रव्य इकट्ठा होने से वो छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका का नाम दिया गया है कायिक कोशिका, छोटी कोशिका का नाम दिया गया है जननी कोशिका। आगे बात समझ में। तो इस टॉपिक को पूरा हम लोगों ने एक ही बार में क्लियर कर लिया। बात करते हैं नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो 2 कोशिकी अवस्था में क्या होगा कि कायिक कोशिका नर युग्मकों के निर्माण में कोई भी भागीदारी नहीं निभाएगी। किसके द्वारा उसका निर्माण होता है, छोटी या जननी कोशिका के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होगा। क्यों होता है, क्योंकि कायिक कोशिका के अंदर प्रोटीन आरएनए तो ज्यादा होगा लेकिन डीएनए अल्प मात्रा में पाया जाएगा, जबकि हमें नर युग्मक हमेशा डीएनए की ज्यादा मात्रा लिए हुए होते हैं। और जननी कोशिका में स्थिति क्या होगी कि इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए की मात्रा कम होती है, डीएनए की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर 2 नरयुग्मकों का निर्माण होगा। ये नरयुग्मक कैसे बन रहे हैं कि जननी कोशिका का जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन करता है, 2 केंद्रक बनाता है, और 2 केंद्रक बनने के बाद ये दोनों अलग अलग कोशिकाओं के रूप में क्लियर हो जाते हैं, और ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, नरयुग्मक कहलाएंगी, जो निषेचन में भाग लेती हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग को बात करनी है कि कई पादपों में क्या होगा कि जब परागकण परागकोश से बाहर निकलते हैं तो कई पादपों में क्या होगा कि ये जो 3 कोशिकीय अवस्था आपको नजर आ रही है, ये 3 कोशिकीय अवस्था कई पादपों में तो परागकोश के अंदर बनकर ही बाहर निकलती है। और अधिकतर एंजियोस्पर्म पादपों में क्या होगा कि जब ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाता है उसके बाद जब ये गिरता है तो उस दौरान ये 2 कोशिकीय अवस्था में होगा, लेकिन जब गिर जाता है तो उसके बाद इसमें जननी कोशिका तीव्रता से विभाजित करती है और 2 नरयुग्मकों का निर्माण करती है। इस दौरान ये 3 कोशिकीय अवस्था क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया परागकण की संरचना, परिवर्धन, विकास और नर युग्मकों का निर्माण। मिलते हैं अगली वीडियो में। मादा युग्मोद्भिद क्या होता है, संरचना, परिवर्धन, विकास किस प्रकार से होगा, ये अगली वीडियो में क्लियर करेंगे।